वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश मनीष क्लासेस। आज की क्लास में हम साइंस की जो सीरीज चला रहे थे उसका ये सेकंड पार्ट होगा। आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे होंगे तो फर्स्ट पार्ट देख लें। इस श्रृंखला में 350 आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जाएंगे जो हर स्टेट के लिए है। कोई भी स्टेट का कोई भी स्टूडेंट पढ़ सकता है, जिससे उनको बहुत फ़ायदा होंगे। तो जाइए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 6 प्रश्न तक बताया था। आज हम 7वां प्रश्न में आते हैं। 7वां प्रश्न भी 10 चैप्टर से है, प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन, एनसीईआरटी बुक से। ऐसे भी आप अदर साइड बुक से पढ़ेंगे तो फर्स्ट ही चैप्टर में आपको मिल जाएगा। और ये बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल है। अदर स्टेट के लिए एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है, वो टॉपिक के रूप में इसे पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में होता है, क्यों? अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में क्यों होता है? जैसे हम आईना में अपना चेहरा देखते हैं, बाल कटवाने जाते हैं जब, तो चेहरा जब आईना सामने लगा रहता है तो उसमें अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आइए पढ़ते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में होता है। हजामती दर्पण में होता है क्योंकि जब बड़े वक्ता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने ध्रुव और फोकस के बीच जब कोई चेहरा आता है तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा और बड़ा बनता है, जिसके कारण चेहरे पर छुपे बाल दाढ़ी आसानी से दिखाई पड़ जाते हैं। मतलब अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनाता है वो काल्पनिक होता है, सीधा होता है और बड़ा होता है, जिसके कारण चेहरे में छुपे दाल बाहरी आसानी से दिखाई पड़ जाते हैं। इसलिए हम अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से आकाश को देखने पर नीला दिखाई देता है, क्यों? और अगर इसका हम सेकंड चाहेंगे तो दोनों क्वेश्चन एक ही है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग, पर इसका आंसर भी एक होगा। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? आप देखेंगे कि जब आप आसमान को देखते हैं तो नीला दिखाई देता है, और कोई जब अंतरिक्ष में चले जाते हैं और वो वहाँ से पृथ्वी को देखते हैं तो नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है, क्यों? यहाँ पे काला है, नीले की अपेक्षा काला। आइए जानते हैं। जमीन से आकाश को देखने पर नीला दिखाई देता है क्योंकि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें वायु के कण या धूलकण से टकराती है तो उनका प्रकीर्णन होता है, जिसमें नीले रंग का प्रकीर्णन काफ़ी अधिक होता है। इसी कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। आपका पहला क्वेश्चन क्या था? पृथ्वी से आकाश को देखने पर नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा, जमीन से आकाश को देखने पर हमें नीला दिखाई देता है क्योंकि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें वायु के कण या धूलकण से टकराती है तो उनका प्रकीर्णन होता है, जिसमें नीले रंग का प्रकीर्णन काफ़ी अधिक होता है। इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? तो आइए पढ़ते हैं। जब हम अंतरिक्ष में चले जाते हैं और आकाश को देखते हैं तो हमें काला दिखाई देता है। काला दिखाई देता है क्योंकि यह अंतरिक्ष में ना तो वायु होता है और ना ही धूलकण होता है, जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। इसी कारण हमें अंतरिक्ष से आकाश को देखने पर काला प्रतीत होता है। और ये प्रश्न आपका मोस्ट VVI है, 3 बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है। और एनसीईआरटी बुक में ये 11 चैप्टर में है। 11 चैप्टर का क्वेश्चन है। आपको एनसीईआरटी का टोटल 15 चैप्टर है। टोटल चैप्टर का हर एक क्वेश्चन आंसर आपको इस वीडियो में, इस सीरीज में आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगला है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? आप देखते होंगे कि जब सूर्य उदय होता है तो हमें लाल दिखाई देता है, और सूर्यास्त भी होता है तो लाल दिखाई देता है, और रक्ताभ मतलब लाल होता है। तो देखते हैं, सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज पे होता है। उस स्थिति में सूर्य की किरणें पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों तक पहुंचती है, उसके पश्चात हमारी आंखों तक। कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकतर भाग का वायुमंडल के कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है। इसी प्रकार केवल लंबी प्रकाश की किरणें लाल रंग का प्रकीर्णन काफ़ी अधिक होता है,
और हमारे नेत्रों में प्रवेश कर पाती है तथा सूर्य हमें रखता प्रतीत होता है। सुबह सुबह जब वायुमंडल होते हैं तो मोटी परतों तक पहुंचती है, उसके पश्चात हमारी आंखों तक। तो उसमें जो कम रंग का तरंगर होता है वो वायुमंडल द्वारा प्रकीर्ण हो जाता है। हमें पता है कि लाल रंग का प्रकीर्ण बहुत कम होता है, इसके कारण इसका तरंगर बहुत अधिक हो जाता है, काफ़ी अधिक हो जाता है और हमारे नेत्रों में प्रवेश कर पाती है, इसलिए हमें सूर्य रखता प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये भी चैप्टर 11 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है और ये बिहार बोर्ड में 2 बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है। आपको ये निशान जो लगाए हुए होंगे वो बिहार बोर्ड के लिए, ये बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर की बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछ चुका है और ये 11 लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। आप अदर स्टेट के होंगे तो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए, आकाश में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि सूर्य के ताप के कारण जब पृथ्वी गर्म होती है तो पृथ्वी की सतह पर के वायु भी गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर उठती है, तो धीरे धीरे ठंडा होकर घना होता जाता है, अर्थात वायु की परत विभिन्न माध्यमों में परिवर्तित हो जाती है। जब इन विभिन्न माध्यमों से होकर तारे का प्रकाश हमारे आंखों में प्रवेश करती है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है और तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। जब आकाश में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, यह प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। पता है हमें, सूर्य के कारण जब पृथ्वी गर्म हो जाती है तो आपको पता है कि उस पर की जो वायु होगी वो भी गर्म हो जाएगी। वायु गर्म हो जाती है तो गर्म होकर हल्की हो जाती है और वो ऊपर धीरे धीरे उठने लगती है और धीरे धीरे उड़ते उड़ते वो घना हो जाती है, अर्थात वायु की परत विभिन्न माध्यमों में परिवर्तित हो जाती है। और जब इन माध्यमों से होकर तारे का प्रकाश हमारे आंखों में आता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिसके कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ये सीरीज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का आपका मिक्स क्वेश्चन होगा। अभी तक तो हमने फिजिक्स का देखा, अब ये केमिस्ट्री का आ गया है। केमिस्ट्री का है ये उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दे। ये बिहार बोर्ड में 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं लग रहा है सही है तो आप एक बार क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लें जरूर। और ये एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 2 है। मैं बोलना चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी बुक ही पढ़ें। अदर स्टेट में एनसीईआरटी बुक ही चलती है, उसका ये उदासीनिक अभिक्रिया क्या है इसका उदाहरण दें। आप एनसीईआरटी के बुक में चैप्टर 2 में आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो चाहिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं उदासीनिक अभिक्रिया क्या है। तो उदासीनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं वैसा अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा भस्म आपस में भी क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, उदासीनिक अभिक्रिया कहलाता है। मतलब उदासीनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें अम्ल तथा भस्म आपस में भी क्रिया करके जल का निर्माण करता है, उदासीनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। आगे के वीडियो में आपको भी बताया जाए कि अम्ल भस्म क्या है। तो देखिए, HCl मैंने इसका नाम भी लिख दिया, हाइड्रोरिक अम्ल। HCl एक अम्ल है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब ये NaOH ये क्षार है। जब ये दोनों रिएक्शन करेगा तो आपको बैलेंस करने के लिए भी बताया जाएगा कि कैसे बैलेंस किया जाता है। तो ये NaCl रिएक्शन करने के बाद सोडियम क्लोराइड लवण हो गया प्लस H2O जल का निर्माण कर रहा है। दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं H2SO4 प्लस KOH अभिक्रिया किया है तो K2SO4 प्लस H2O। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करना आवश्यक है। ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है। अब देखिए रेड कलर से टिक मारा हुआ है तो मत समझिए कि एनसीईआरटी का बुक का ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान हो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जिसके प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होती है। जैसे देखिए H2 प्लस Cl2 समीकरण किया 2HCl। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 भाग है, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पे क्लोरीन के 2 हैं, यहाँ भी क्लोरीन के 2 हैं। तो ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये हाइड्रोजन हो गया, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया।
अब प्रतिफल में हाइड्रोजन और क्लोरीन के दो दो परमाणु है। प्रतिफल ये रहा आपका प्रतिफल ये रहा जिसमें दो दो है। इसी तरह भी कारकों में हाइड्रोजन और क्लोरीन के दो दो परमाणु है, अतः यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है ये बता रहा हूँ। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। आइए अगला वीडियो देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी चैप्टर 1 से ही है, एनसीईआरटी का। ये बिहार बोर्ड में 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दे। तो ऊष्माक्षेपी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने से ऊष्मा का उत्सर्जन हो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसके होने से ऊष्मा निकले, उसे ऊष्मा का उत्सर्जन हो, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं CH4 + 2O2, ये CO2 + 2H2O प्लस ऊष्मा यहाँ से निकल रहा है। या आप सिंपल देख सकते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन बनेगा तो CO2 होगा, CO2 के साथ ऊष्मा निकलेगा। दूसरा था ऊष्माशोषी, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने से ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्माशोषी यहाँ पे छूट गया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कार्बन प्लस O2, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऊष्मा, तब जाके बनता है CO + H2। अगला क्वेश्चन है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। ये भी आपका चैप्टर 1 से ही है। ये बिहार बोर्ड में 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। एनसीईआरटी में चैप्टर 1 में है, आप एक बार देख जरूर ले। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्राइड, जिसमें जब अभिक्रिया होगी तो सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट अवक्षेप के रूप में निकल जा रहा है सोडियम नाइट्रेट। दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए। दूसरा है बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, तो अभिक्रिया हो रहा है तो बेरियम सल्फेट ये अवक्षेप के रूप में बन जा रहा है और ये हो गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी चैप्टर 1 से ही है आपका, एनसीईआरटी बुक। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखे। इसमें बोल रहा है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इसके लिए समीकरण देना है। तो आइए देखते हैं। जिस प्रकार संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक परस्पर अभिक्रिया करके, आपको पता है कि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक कारक परस्पर अभिक्रिया करके प्रतिफल बनाते हैं। ठीक उसके विपरीत अभिक्रिया में यौगिक के बड़े अणुओं के टूटने से 2 या 2 से अधिक सरल यौगिकों का निर्माण होता है। संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है 2H2O + O2 2H2O। 2 अभिकारक संयोग करके एक बना रहे हैं और इसमें एक 2H2O से टूटकर 2 बन रहा है। आइए अगला क्वेश्चन है नेत्र की सामंजस्य क्षमता से क्या अभिप्राय है। ये बिहार बोर्ड में 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। चैप्टर 11 है फिजिक्स का, ऐसे एनसीईआरटी में एक ही है, चैप्टर 11 है। नेत्र की ऐसी क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदल जाता है, नेत्र लेंस की सामंजस्य क्षमता कहलाती है। नेत्र की ऐसी क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदल जाए, उसे नेत्र लेंस की सामंजस्य क्षमता कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी बिहार बोर्ड में 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। 11 चैप्टर से क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट बुक में मिलेगा, कहीं दूसरी जगह जाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं बोलूँगा कि आप एक बार जरूर देख लें। ये मानव नेत्र की समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु में कितनी दूरी होनी चाहिए। हम अधिकतम से अधिकतम कितना दूर देख सकते हैं और नज़दीक से नज़दीक कितना देख सकते हैं। तो मानव नेत्र की समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु अनंत तथा निकट बिंदु नेत्र से 25 सेंटीमीटर पर होती है। हम दूर से दूर अनंत तक देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, और नेत्र से निकट 25 सेंटीमीटर तक हम देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका
प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको मोस्ट भी आई है, मैंने स्टार मार्क्स भी दे दिया है। ये 3 बार बिहार बोर्ड में ऑलरेडी पूछ चुका है। तो देखिए ये इस बार 2021 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, 2021 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, मेरे को लिखना भूल गया। देखिए जब प्रकाश की कोई किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरा जाता है तो वह 7 रंगों में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। इन 7 रंगों में बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। इसे एक ही अक्षर बैजाहा, पिनाला या भिगोर द्वारा सूचित किया जाता है। इसमें लाल रंग सबसे ऊपर और बैगनी रंग सबसे नीचे होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, जिसके कारण लाल रंग का वेग सबसे अधिक है, और बैगनी रंग का वेग कम होता है बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने थोड़ा सा जानने के लिए इतना बढ़ा के लिख दिया। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपको इस चैनल पे सारे सब्जेक्ट की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। हम लोग का टारगेट है कि 3 या 4 महीना में आप लोग का पूरा कंप्लीट कर दिया है कोर्स। आपको सीधे मैं जो क्वेश्चन बताया जाएगा वो कोई भी बोर्ड क्यों ना हो, उस बोर्ड में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत सर्च के बाद, बहुत मेहनत के बाद ये तैयार किया गया है नोट्स। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।